तो अब जब भी आप साइन एक्स कॉस एक्स के अलावा किसी का डेरिवेटिव निकालते हो तो बेटर ये है आप क्या करना, उन्हें कन्वर्ट कर लेना किसमें, साइन एक्स कॉस एक्स। क्यों कन्वर्ट कर लेना? क्योंकि आपको साइन एक्स कॉस एक्स का पता है पहले से। तो जैसा सेक एक्स है, अब सेक एक्स को मैंने क्या लिखा, सेक एक्स को लिख दिया 1 बाय कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का मुझे पता है और 1 का भी पता होगा, 1 का डेरिवेटिव भी पता है और कॉस एक्स का भी पता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने सेक एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लिया, आपको कन्वर्ट कर लेना है। अब आप क्या करोगे, जब आप डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई डी एक्स, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये एफ एक्स हो गया और ये हो गया जी एक्स। अब प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर लो, उसे नीचे ही रख दो। ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर, इससे इंटू करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये चीज समझ में आई सभी को? बताते चलना आज। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। बताइए, आया ये चीज समझ में सभी को? चलिए चलिए, अब देखिए आगे चलते हैं। ऊपर क्या था, cos x। अच्छा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ये सभी को समझ में आया? 1 का डेरिवेटिव 0 होता है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 1। अच्छा, cos x का क्या था, cos x का देखो, अभी था यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है cos x के डेरिवेटिव से। cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। बस हो गया। देखिए अब अगर आप ढंग से देखोगे तो ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है cos x इंटू 0। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, यानी कि 0 आ गया, ये 0 हो गया। और 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस साइन एक्स से, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 इंटू साइन एक्स दैट इज साइन एक्स। तो ये आया आपका आंसर, इतना सा था बस, ये आपका आंसर है। बट आप बोलोगे सर ये दिख तो नहीं रहा, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो आपने क्या बताया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो आपने साइन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बताया, ये तो दिख नहीं रहा है। तो मैं बोलूंगा इसे थोड़ा सा चेंज कर लो। चेंज कैसे करना है, ध्यान देना। नीचे दो कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, तो एक को साइन एक्स के नीचे रखो और एक को 1 के नीचे रखो। कर सकता हूँ ना, ये मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। साइन एक्स बाय कॉस एक्स पढ़ा है कभी, 10x होता है, ऐसे 1 बाय कॉस एक्स, 1 बाय कॉस एक्स। देखिए आगे प्रूव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। बात समझ में आई क्या? बताइए, आया समझ में सभी को? ठीक है, तो आंसर आ गया। sec x का डेरिवेटिव है 10x इंटू सेक एक्स। अब अगले का चलते हैं, अब अगले का करेंगे। अगला क्या है अपने लिए, देखिए 10x का देखते हैं, चारों को करा देता हूँ, अप्लाई करना सीखो इस चीज को, ठीक है। 10x, अब 10x को क्या लिख सकता हूँ, साइन और कॉस के फॉर्म में क्या लिखा जाता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखा जा सकता है। चलिए आगे चलें, निकालते हैं डेरिवेटिव। बताइए कौन सा रूल लगेगा, आप रूल बताइए कौन सा रूल लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल लगेगा कि क्वोशंट लगेगा? क्वोशंट रूल, बहुत बढ़िया, क्वोशंट रूल लगने वाला है। चलिए अप्लाई करते हैं। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है ना? हाँ, न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स, डिनोमिनेटर कॉस एक्स। क्या कहता है क्वेश्चन रूल, तो जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो डिनोमिनेटर का नीचे स्क्वायर आ जाता है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू
डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये सिर्फ ऊपर आ रहा है, नीचे cos स्क्वायर एक्स। चलिए अभी आपने बताया, अब बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है। cos x को sin x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। बताइए sin x का डेरिवेटिव क्या था, बताते चलिए मुझे ताकि याद हो जाए आपको। बहुत बढ़िया। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो sin x इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे हमने क्या लिख दिया, cos x। चलिए आगे बताइए, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos x, तो वो क्या क्या हो गया, cos स्क्वायर x। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x। किसी को पता है cos x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1। बहुत बढ़िया। तो आंसर आया 1 अपॉन cos स्क्वायर x। और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा, cos x का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल, sec x। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, that's it। देखिए क्या लग रहा है, कुछ नहीं है इसमें, इसमें रूल्स लग रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अगर आपको sin x एंड cos x का पता है तो बाकी सबका पता है। तो एटलीस्ट 4 का तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है ना, इन चारों का याद होना चाहिए। इसका tan x sec x, cot x cos x। अब cot x cos x का आप खुद कर लेना, ठीक है ना, आप खुद करना, क्वोशंट रूल से आप अप्लाई कर सकते हो, क्वोशंट रूल से आप निकाल लोगे। ठीक है, मैं आगे ही चलता हूँ। एग्जाम्पल अब देखिए जरा। अब क्योंकि मुझे अलग अलग फंक्शन, मैंने काफी, 2 फंक्शन तो हो गए, एटलीस्ट 2 नहीं, बल्कि आप ऐसे सोचो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन का मैंने आपको डेरिवेटिव बता चुका हूँ। अब इसके कॉम्बिनेशन से मैं कितने भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, फाइंड आउट दी डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए सबसे पहला क्या हो गया, पहला हो गया फर्स्ट, ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, दूसरा साइन स्क्वायर एक्स का निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। अब आप मुझे बताओगे कौन कौन सा रूल मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, फिर एक्स रेज टू पावर 3 10 एक्स का निकालना है। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस हैं। अब मैं कितने कितने भी फंक्शंस बना सकता हूँ वैसे, और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, मैथ्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करने के लिए आएंगे आपके, तो ये बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो है डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला, पहले का पहला क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। कौन बताएगा यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। यहाँ पे 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। देखिए क्या है, एक तो है एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर और दूसरा है साइन एक्स। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। कैसे, ध्यान देना, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो कोई भी एक फर्स्ट फंक्शन मान लो, फर्स्ट फंक्शन आप कुछ भी मान सकते हो, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड फंक्शन मान लो, ये मनमर्जी है आपकी। ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखो, डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं। चलिए अब आप मुझे बताइए, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है, साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा इसका, कौन सा इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, 2x, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, 2 आगे लेके आया और जो x की पावर थी 2 उसमें से एक माइनस कर दिया, तो आंसर आ जाता है आपका क्या, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, अच्छा अब यहाँ ना थोड़ी गलती करते हैं बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, साइन एक्स इंटू टू एक्स इसको लिख देते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर, ये गलत हो जाता है, साइन एक्स अलग है 2x अलग है, ठीक है ना, तो इसको ना मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान देना, इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2x इंटू साइन एक्स, तो गलती नहीं करनी है, आपका आंसर ये है डीवाई बाई डी। आई होप समझ में आया सभी को। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा देखिए, देखिए बहुत छोटे छोटे समय, ऑब्वियसली बात है ये सॉल्व करने से आएंगे, ठीक है ना, लेकिन डेरिवेटिव आपको निकालना आना चाहिए, मैक्सिमम का डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मैं फिजिक्स आगे पढ़ा रहा हूँ और आपसे मैं डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ, आपको डेरिवेटिव नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, तो ये आना चाहिए आपको बस। अच्छा आप बताइए, साइन एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जाए, ताकि मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर, साइन एक्स का बताया, साइन स्क्वायर एक्स का तो डेरिवेटिव नहीं बताया, तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं कैसे लिखूं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। अब प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, अब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। चलिए क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, अब क्योंकि दोनों सेम है इसमें, तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, डायरेक्टली आ गया, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो क्या आ गया बेटी, बेसिकली क्योंकि दोनों सेम है तो डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 इंटू साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, क्या लिख सकता हूं, ये काम दोनों सेम ही तो ऐड कर दिया डायरेक्टली, तो आंसर आया 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको पता है क्या होता है, कॉस एक्स, तो आंसर आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आ गया समझ में कि नहीं आया, इस फॉर्मूले को याद रखना सभी, इस फॉर्मूले को याद रखना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अब ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी है इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना सभी ने, जो बायो के स्टूडेंट उन्हें छोड़ के, मैथ्स वाले स्टूडेंट ने डेफिनेटली की होगी, ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट याद रखें इस चीज को, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, कहीं पे भी आपको दिखे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, साइन 2x, याद रखना, कैसे आया कैसे नहीं आया वो एक अलग चीज है, छोड़ दीजिए, ठीक है, एटलीस्ट आप याद रखो, ठीक है, इसे बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ओके, दूसरा आ गया, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, एक्स क्यूब 10x, चलिए अब क्या लगेगा बताएगा कोई, क्या लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन
into derivative of first function। अच्छा 10x का डेरिवेटिव क्या अभी निकाला है? थोड़ी देर पहले क्या था 10x का डेरिवेटिव? sec स्क्वायर x। बहुत बढ़िया। प्लस 10x तो ऐसे ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब का क्या था? 3 को आगे ले जाओ, ठीक है। हाँ, और x की जो पावर है 3, उसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है ना, तो 3 -1 हो जाएगा। 3 यानी कि 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया x क्यूब sec स्क्वायर x 3x स्क्वायर 10x। आई होप ये चीज समझ में आई है सभी को, आपको कैसे जो है प्रोडक्ट रूल, कैसे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना। मैं आपको आज शीट दे देता हूँ, ठीक है ना, एक शीट भेज दूंगा, इसमें काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, छोटे छोटे सवाल होंगे, आज भेज दूंगा, ठीक है, ताकि आप सॉल्व करो, ठीक है। चलिए, ठीक है, छोटे छोटे सवाल है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, इस तरीके से समझ में आया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा ना कुछ एक दो स्पेशल फंक्शन भी हैं जो आपको याद रखने हैं, जो फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। ऐसे भी दो ही हैं, दो ही करवाऊंगा, ठीक है ना, दो ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। बाकियों की जरूरत नहीं पड़ती। बाकियों, आप ऐसा सोचो, बाकियों का तो आप ऐसा सोचो कि फंक्शन से फिर मैं क्वेश्चन कैसे भी बना सकता हूँ, बस आपको फिर ये रूल याद रखने हैं, ठीक है। दो फंक्शन है, पहला है लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे क्या होता है, y इज इक्वल टू log x बेस टू द पावर e, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। ये जो e यहाँ पे था वही यहाँ पे आ गया। ये लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। मैथ्स है, मैथ्स में आप करोगे ऑलरेडी, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जहां पे आपको e रेज टू पावर x दिख जाए, वहां आप क्या कर लोगे, फॉर्मूला लगा दोगे डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव लेना होगा तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाओगे आप डायरेक्टली। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको याद रखना है, क्या होता है, 1/x। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, ये जो log e के पावर साथ में जो रखा रहता है x है ना, log x, जो log x है, बस ये जो x था इसको, इसका रेसिप्रोकल ले लेना। तो dy बाई dx क्या हो गया, 1/x। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/x, ध्यान देना। एक्सपोनेंशियल का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का बहुत सिंपल है। तो एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है। आ गया समझ में कि नहीं आया? यस, समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसे मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, ये स्पेशल फंक्शन है। चलिए, अब इसके अलावा क्या है, ये याद रखना है, ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा एक रूल और बता देता हूँ, ये भी बहुत अच्छा रूल है और ये बहुत जगह यूज होगा, इसे बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल
और ये बहुत जगह यूज होता है इसलिए इसे बता दिया जाता है। चेन है, यहाँ पे चेन बनती है। चेन कैसे बनती है ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपने क्या बताया था? आपने बताया था कि सर प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो। डेफिनेटली इससे भी आ गया था आंसर, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव आप चेन रूल से भी निकाल सकते हो। ठीक है, चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि आप जैसे समझना इस चीज को, इसको ना पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझना। आप पहले कोशिश करोगे पूरे फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं साइन एक्स को मानूंगा टी, ठीक है, साइन एक्स को टी मान लिया, यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, बेटर ये है यहाँ लिख देता हूं। ये मैं करके बता रहा हूँ, शुरू में करके बता रहा हूँ, उसके बाद मैं मुझवानी बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने साइन एक्स को टी मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, किसको मानूंगा टी हमेशा? जैसे मैंने यहाँ पे साइन एक्स को टी माना, क्यों माना साइन एक्स को टी? क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसलिए साइन एक्स को माना है। ठीक है ना, ध्यान देना। तो आप क्या करोगे, पूरे फंक्शन को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, सच दैट उन छोटे छोटे पार्ट्स का आपको डेरिवेटिव पता है, अलग अलग पता है। ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे साइन एक्स को टी मान लिया क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है। ठीक है ना। तो अब जरा मुझे बताओ, अगर साइन एक्स को टी मान लिया तो वाई क्या हो गया? वाई क्या होगा बताएगा कोई? वाई किसके इक्वल है? टी स्क्वायर। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? ठीक है, साइन एक्स को क्या माना, टी, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है। ठीक है ना। तो वाई क्या हो गया, टी स्क्वायर। क्या टी स्क्वायर का भी पता होगा? यस पता होगा, ध्यान देना, पता होगा डेफिनेटली। तो इससे इसको जब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स, डिपेंडेंट क्या है, टी, तो यहां से निकलेगा आपका डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से समझना इस चीज को। और वो क्या होगा वो अभी निकालेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहां से क्या निकलेगा, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, और इंडिपेंडेंट क्या है, t, तो यहां से निकलेगा dy बाई डी टी। यहां से निकालोगे, दोनों अलग अलग निकालोगे, ठीक है। बट बेसिकली मुझे निकालना है, मुझे तो इससे निकालना है, यहां से dy बाई डी एक्स। ध्यान देना, मुझे तो dy बाई डी एक्स चाहिए, क्योंकि t वेरिएबल है ही नहीं एक्चुअल में। t इज अ आर्बिट्री वेरिएबल जो मैंने माना है बीच में मान लिया था। ठीक है ना। बेसिकली मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, क्योंकि t कोई वेरिएबल है ही नहीं, माना माना गया वेरिएबल है। क्वेश्चन में सिर्फ x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, अलग अलग करके dt से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। तो dy बाई डी टी यहां से निकाल के इसमें डाल दोगे, और dt बाई डी एक्स यहां से निकाल के इसमें डाल दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आई? अच्छा, कौन मुझे बताएगा dt बाई डी एक्स यहां से क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। बहुत बढ़िया, तो dt बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ गया, cos x। dy बाई डी टी क्या होगा? अब आप बोलोगे कि सर dy बाई डी टी कैसे निकालें, आपने तो dy बाई डी एक्स बताया था एक्स स्क्वायर का। अरे तो x की जगह t आ गया, बस और कुछ नहीं है। तो क्या होगा, 2t। ठीक है, तो आंसर आया क्या, 2t इंटू कॉस एक्स। ठीक है, बट t माना किसे था, साइन एक्स को, तो साइन एक्स उल्टा डाल दो, आ गया आंसर।
आया समझ में? अब दिमाग में ऐसे करते हैं, दिमाग में कैसे करेंगे, ये तो तरीका है एक तरीके से, इसे बोलते हैं चेन रूल, चेन बनाते चलो ऐसे। दिमाग में तरीका ये है, दिमाग में अगर आपको दिमाग से करना है, डायरेक्टली करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको दिमाग में ही मान लो टी, ध्यान देना दिमाग में ही मान लेना है, साइंस को टी दिमाग में ही मान लो। अच्छा, अब टी स्क्वायर का बताओ क्या होगा डेरिवेटिव, दिमाग में कैसे करेंगे, ध्यान देना, साइनस को टी मान लिया, ठीक है, अब टी स्क्वायर का बताओ क्या होगा, 2t, हाँ 2t, बट टी रख दो यहाँ पे, किसे माना था, साइनस को माना था, ठीक है, रख देना। अब जिसको टी माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, इतना करना है आपको। ध्यान से समझना मैंने क्या किया, साइनस को दिमाग में ही मान लिया टी, तो टी स्क्वायर बन गया। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है क्या, क्या है, 2t, ध्यान देना ये 2 और ये हो गया t, बट टी रख देना, ठीक है ना, डायरेक्टली रख देना, तो 2t, बट टी जिसे माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दो। समझ में आ गया कि नहीं आया? पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, पता है क्या होता है, cos x, तो 2 sin x cos x। जल्दी करने का तरीका ये, इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हो। अगर ये सब ऊपर वाले पचड़े में पढ़ना नहीं है तो डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हो, इससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ, ऑब्वियस सी बात है इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, चेन रूल डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया, देख रहे हैं? अच्छा, अब इसको कैसे लिख लो, इसको ऐसे लिखो, ध्यान से समझना इसको, इससे काफी कुछ क्लियरिटी होगी। अब बताइए इसमें किसको टी मानूं, साइन 2x प्लस टी को मान लो, 2x प्लस 3 को मान लो टी, इस पूरे को टी मान लिया, देखो इसको पूरे को क्या मान लिया, टी। अब बताइए बताइए क्या होगा, टी क्यूब, टी क्यूब का डेरिवेटिव कोई बता सकता है क्या होगा, 3t स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 3, टी क्या माना है, टी क्या माना है, साइन 2x प्लस 3 ये माना है, तो पहले से ही रख दो, उसका स्क्वायर हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करो, जिसको टी माना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसका अलग से निकाल लो, इसका अलग से निकाल लो फिर डाल देना, ठीक है, इसका अलग से निकाल लो। चलिए अब किसको टी मानू, अब देखो साइन 2x प्लस 3 का तो पता नहीं है, लेकिन अगर साइन टी ले लूं, साइन टी का तो पता होगा, तो अब इसको टी मान लो, दिमाग में मानना है सारा काम, इसको टी मान लो, तो क्या बच गया बताओ, साइन टी, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टी, बहुत बढ़िया, फिर वही काम करो, ऐसे चलते जाओ, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 3, यानी कि साइन टी, 2x प्लस 3 को टी माना, ठीक है, तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, बट टी किसे माना है उसका डेरिवेटिव, टी रख दो यहाँ पहले से, इससे अब मल्टीप्लाई करो किससे, टी के डेरिवेटिव से, टी क्या है, 2x प्लस 3, ये उठा के अब यहां डाल दो। अच्छा, अब 2x प्लस 3 का तो आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, 2x प्लस 3 का तो निकल ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या होगा बताएगा कोई, इसमें अब टी मानने की जरूरत ही नहीं है किसी को, क्या होगा, अलग अलग डेरिवेटिव लो, तो ये टी मानने का प्रोसेस तब तक नहीं, चलते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक फाइनली आपको किसी को टी मानने की जरूरत पड़े ना, ध्यान देना, इसलिए चेन बनती जाती है। अब कौन बताएगा 2x का कैसे निकालेंगे,
क्या होगा 2x का, बताएगा कोई? यस, क्या होगा 2x का? 2, बहुत बढ़िया, 2। 2 कॉमन आ गया, और x का क्या होता है, 1 होता है। और 3 का क्या होगा, 0। 3 तो कांस्टेंट है। हाँ, तो आपका आ गया 2 cos 2x + 3। इस पूरे का डेरिवेटिव आया ये, और इसे उठा के यहां डाल दो, तो आपका जो आंसर आएगा, इसका डेरिवेटिव आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 3 sin² 2x + 3 इंटू 2 cos 2x + 3। ऑफ कोर्स इतना बड़ा, ऑब्वियस सी बात है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ आपको, चेन रूल निकालने का, चेन रूल का तरीका बता रहा हूँ। और ये आता है फिजिक्स में, आता है जब आप लास्ट चैप्टर करोगे, 14 चैप्टर, वहां पे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां पे ऐसे डेरिवेटिव्स निकालने के लिए आ जाते हैं। ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आया सभी को। चलिए एक और करते हैं, ठीक है, एक और करते हैं, चेन रूल है। अब आप मुझे बताओगे कि किसको टी मानूंगा, फिर बता रहा हूँ, हाँ फिर बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ ना, करवाते चल रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एकदम डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, करवाते चल रहा हूँ। चलिए अब पहले इसे क्या लिख लो, इसे लिख लो ऐसे, होल स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। चलिए अब टी किसे माने, किसे माने, ताकि डेरिवेटिव निकल पाए, किसको मानू टी की डेरिवेटिव निकाल पाऊं। ना 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 ना, अगर आपने इसे माना, अगर आपने इसे माना टी, फिर अगर इसे टी माना तो 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 10x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं आता है आपको निकालना, पूरे को जो अंदर है ना पूरा, उसको पूरे को मान लो। तो इस पूरे को क्या मान लो आप, टी मान लो। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको निकालना आता है ना, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ dy/dx, ठीक है। तो क्या आएगा बताइए, पूरे को टी माना तो क्या आया 2t, बट टी डाल देना, टी डाल देना है, हाँ टी डाल दो, पहले से डाल के चलना है, ठीक है ना, बाद में डालने की जरूरत ना पड़े, ताकि इनटू जो टी माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। टी किसे माना, इसे माना था, ठीक है, तो उससे इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना, आगे अभी चलना है, ठीक है। चलिए चलिए अब किसको टी माना जाए, ताकि डेरिवेटिव निकल जाए, किसको मानो, 10 4x² + 4 में से किसको टी मानू, कैसे मान लू टी, 4x² + 4 को मान सकता हूं, है ना। अगर मैंने 4x² + 4 को टी मान लिया, तो 10 टी का डेरिवेटिव हमें पता है, 10 टी का हो जाएगा। अगर इसे टी मान लिया 4x² + 4 को, तो 10 टी आ गया। 10 टी का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, sec²t, बताया ना, ऊपर अभी बताया था, देखिए ये सॉल्व तो करवाया है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x, तो 10 टी का क्या होगा, sec²t। तो 4x² + 4 को टी माना था, तो 10 टी का डेरिवेटिव निकालना, तो 10 टी का होगा sec²t, बट टी डाल दो। अब जिसे टी माना था उससे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो।
अब यहाँ किसी को टी मानने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपकी चेन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आपकी चेन खत्म हो जाएगी। चलिए अब यहाँ कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव। कौन बताएगा 4x² का क्या होगा? 8x, बहुत बढ़िया, 8x। ठीक है, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x² के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना। x² का क्या होता है 2x प्लस 4 का क्या होगा 0। 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो आपका आंसर क्या आता है, आंसर देखिए क्या आता है, आंसर आता है 2 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 16। 16x, x ये 6, ये जो 2x था ना 8x, ये बाहर लेके चले गया, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 16x। अंदर इंटू आएगा, ये इंटू है, ठीक है ना, इंटू है 4x² प्लस 4 इंटू sec² 4x² प्लस 4। बस इतना लिख देना, ये आपका आंसर। आई होप ये चीज समझ में आई है। ठीक है, चेन रूल है ये। और कर लेते हैं, चलिए मान लीजिए ऐसे दे दिया, जब ऐसे दे दिया है, मान लीजिए e(x²) e2x, e⁴ अब इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, चेन रूल से देखिए करके दिखाता हूं। इसको लिखिए क्या, ex का होल स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है ना। अब बताइए इसे, इसमें किसको टी माना जाए, अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं तो किसको टी मानूं? e⁴x को। जैसे ही आप e⁴x को t मानते हो तो t² बचा, t² आ गया, तो t² का डेरिवेटिव क्या होगा 2t। सो 2t, बट t किसे माना था ex, रख दो और इसे मल्टीप्लाई कर दो डेरिवेटिव ऑफ जिसको t माना था। t किसे माना था e⁴x, तो e⁴x के डेरिवेटिव से, नॉट t, यहाँ पे x आएगा, डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। क्या है आंसर 2ex, और ex का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया था ex ही होता है, देखिए या दो फॉर्मूले लिखे थे ना अलग से, तो ex का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है। तो क्या आ गया आंसर 2e⁴x इंटू e⁴x, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। आ गया आंसर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक है, चलिए इसका बताइए, ये थोड़ा इजी है, ये तो आप खुद बता दोगे। इसमें बताओ कौन सा रूल लगाऊंगा, अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो किसका, कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ex और log x ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ठीक है ना, और डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना, सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आया आंसर e⁴x। log x का डेरिवेटिव अभी बताया था, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और ex का डेरिवेटिव अभी बताया था क्या होता है, वही होता है ex। तो आंसर क्या है आपका, आंसर आ गया e⁴x/x
प्लस ई रेज टू पावर एक्स लॉग ई एक्स। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा अब ना मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन और ऐड कर देता हूँ, इसको डायरेक्टली याद ही रखना है, ठीक है, चेन रूल लगानी नहीं है, डायरेक्टली याद रखना। क्या ई रेज टू पावर एक्स का तो क्या होता है, डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, तो उसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। इसको तो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन ही है, ध्यान देना। मान लीजिए फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, मतलब x की जगह माइनस एक्स। अब क्या है, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, बट मैं डायरेक्टली बता देता हूं, आप डायरेक्टली याद कर लेना इसका आंसर क्या होता है। ये डायरेक्टली याद करना है, मतलब ई रेज टू पावर माइनस का माइनस एक्स का के आगे माइनस साइन लगा देना है। ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स। आप चेन रूल से निकाल सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। ये याद रख लेना है, याद इसलिए करना है क्योंकि कई बार जो है फिजिक्स में ही आता है, फिजिक्स में ही आ जाता है, ठीक है। ये फंक्शन कई बार आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, याद रखना है ई रेज टू पावर एक्स का तो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, बट ई रेज टू पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, बताइए कौन सा रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल, बहुत बढ़िया। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, पहले फंक्शन को ऐसे रखो इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे रखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बहुत बढ़िया। चलिए तो आंसर आया आपका, क्या आया, एक्स स्क्वायर। कौन बताएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स का क्या होगा। माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, देखिए ध्यान देना, ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूँ, ई रेज टू पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बस ये आंसर है। ये भी बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह आएगा, बहुत जगह आएगा, ध्यान देना। डेरिवेटिव लेना ऐसे बहुत जगह आता है, ठीक है ना, और डेरिवेटिव लेना आपको आना चाहिए। तो मैं एज्यूम करूं ये आपको समझ में आया है कैसे करना है। इससे ज्यादा डेरिवेटिव में कुछ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन पे चल रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव इतना ही है आपके में। प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैं आज आपको शीट भेज दूंगा, इसी क्लास के बाद भेज दूंगा, आज करते रहना, ठीक है। और कल हम डिस्कस कर लेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। मैं अब इंटीग्रेशन पे चल रहा हूँ क्योंकि हमें ज्यादा मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये सब मैथ्स में करोगे, ठीक है, और जितना मैथ्स आपको चाहिए फिजिक्स में वो मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इतना ही आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, डिफरेंशिएशन में और ज्यादा पढ़ाने लायक है नहीं एक्चुअल में, वो फिर मैथ्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपको एटलीस्ट प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल पता होना चाहिए कि भाई अगर आ गया कहीं फिजिक्स में आ गया
तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैंने आपको सारे रूल बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कैलकुलस का है दूसरा पार्ट। इसको कई बार क्या बोलते हैं, मैंने एक टर्म लिखवाई थी, क्या था, जोड़ना। जब आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो बेसिकली आप क्या करते हो, जोड़ते हो, सम करते हो। बोलोगे सर सम तो करना आता है, सम तो सबने सीखा है, 2 + 3 5 होता है, तो आप नया क्या सिखा रहे हो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। कि किसको जोड़ना, इनफानाइट चीजों को जोड़ना। कोई ऐसी चीज है जो इनफानाइट है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे जोड़ा नहीं जा सकता। अगर मैं आपसे बोलूं 1 + 2 ⁻³ इसे जोड़ते हुए कहां तक ले जाओ, इनफानाइट तक ले जाओ, तो इसे जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स इसका आंसर इनफानाइट ही आएगा, क्योंकि आप किसी ऐसे नंबर को जोड़ो 1 + 2 + जो हर बार बढ़ता जा रहा है, तो उसका आंसर इनफानाइट ही आएगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, लेकिन क्या ऐसा ही हर बार ऐसी ही चीज आती है। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे इसे जोड़ो, इसमें हर बार देखो 2 की पावर क्या बढ़ती जा रही है, पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, 1/2 की पावर 4 आएगा, फिर 1/2 की पावर 5 आएगा। ऐसी इन्फानाइट टर्म्स है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है ना, जोड़ना कहलाता है, इसे बोलते हैं जोड़ना। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, तो जैसे डिफरेंशिएशन था, वहां पे क्या आता था, d/dx ऐसे आता था, d/dx ऑफ व्हाट, जिसका आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो। जैसे एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिख दो, d/dx, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकल जाएगा, आंसर आएगा 2x। तो ये जो d/dx है, ये एक सिंबल है। इसको वैसे ऑपरेटर बोलते हैं, ध्यान देना। ठीक है, मैथ्स में इसे ऑपरेटर बोलते हैं, मैं एक सिंपल बोल रहा हूँ कि जहां पे d/dx, जिस फंक्शन के आगे d/dx लग जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो। समझ में आया। वैसे ही क्या होता है, इंटीग्रेशन का भी एक साइन होता है। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्योंकि मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम निकालना। तो सम का साइन देखिए ऐसे होता है, एस। एस को ऐसे लिखा जाता है, देखिए एस। ध्यान से समझना इस चीज। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम करना। तो ये एस ही है एक्चुअल में। ठीक है ना, आप बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं किया, एस तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये सिंबल है, आप ऐसे सोचो, सिंबल है ये। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। तो इस इंटीग्रेशन जैसे ही आपको कहीं पे ऐसे दिख जाए, ऐसा कहीं साइन दिख जाए, तो आप समझ लेना आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है ना, किसी भी फंक्शन के आगे ये लगा हुआ है, तो ध्यान से समझना उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप। जैसे थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा सा ढंग से समझाता हूँ। इफ y = fx is a function, then its integration is represented by, ध्यान देना, represented by, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे थोड़ा सा बड़ा करूंगा, ये थोड़ा बड़ा लिखूंगा, ध्यान देना। ये है इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब जिसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, y = fx का, fx का इंटीग्रेशन, तो जिसका इंटीग्रेशन है वो फंक्शन आएगा यहाँ पे। और इसके साथ में हमेशा क्या लगा होगा, ध्यान से समझना, हमेशा क्या लगा होगा, x। x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका एक बहुत छोटा सा चेंज लगा होगा, dx। हमेशा अगर ऐसा कहीं पे दिख जाए, तो आप क्या कर रहे हो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ध्यान दें, बात समझ में आई क्या, कैसे समझ में आया ये चीज मैंने क्या लिखी है।
ये चीज समझ में आई? जरा बताओ, जरा इसका मतलब क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जैसे मैं बोल रहा हूं एफ एक्स को इंटीग्रेट करो, तो आप इसके अंदर रख दोगे, ध्यान देना, इसके अंदर रखोगे एफ एक्स को, ये जो ब्रैकेट है ना इसके अंदर रख दोगे बस, और कुछ नहीं, तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फॉर्मूले तो अभी मैं बता दूंगा, सारे फॉर्मूले आप बता सकते हो। अब ध्यान देना, अब आप बोलोगे कि सर क्या है इंटीग्रेशन? ऑफ कोर्स सम करना है, सम करना है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली होता क्या है, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी चीज, जैसे आप मान लीजिए आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, सबमिशन, सबमिशन, आप सम कर रहे हो, जैसे 5 है, 5 में 2 ऐड किया तो क्या आता है? 7। तो ये जो 2 है, ये क्या किया है आपने यहाँ पे? आपने एक फंक्शन अप्लाई किया, एडिशन। तो 5 में जैसे ही आप 2 ऐड करोगे तो 7 आएगा। कौन मुझे बताएगा कि 7 में से 7 में क्या करूं कि वापस 5 आ जाए? 7 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि 5 आ जाए वापस? बताएगा कोई क्या किया जाए? हाँ बहुत बढ़िया, 2 माइनस कर दो। तो जब ऐड करते हो 2 5 में तो 7 पे पहुंचोगे, और 7 में अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 2 तो 5 पे पहुंच जाओगे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है, ध्यान से समझना। एडिशन का बिल्कुल उल्टा फंक्शन क्या है? एडिशन एक फंक्शन है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो एडिशन का बिल्कुल उल्टा फंक्शन क्या है? सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन। वैसे ही 5 में, जैसे यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 3, ऑब्वियस सी बात है। तो 6 से 3 कैसे आया था? डिवीजन बाय 2। बेटर ये है मैं मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट करूं, मैं ऐसे बोलता हूं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 6। तो 3 से 6 कैसे आया? मल्टीप्लाई बाय 2। कौन बताएगा 6 से 3 कैसे लेके आऊं? 6 से वापस 3 लेके आना चाहता हूं तो क्या करना चाहिए? डिवीजन बाय, हाँ, डिवीजन बाय 2। तो इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्या है? एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं x रेज टू पावर n को डिफरेंशिएट करूं, तो क्या आएगा? n x n माइनस वन। ध्यान देना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं, x रेज टू पावर n को मैं क्या करूं? डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? n x n माइनस वन। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, मैं अगर चाहता हूं n x n माइनस वन के साथ क्या किया जाए कि x रेज टू पावर n वापस आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? आप सर क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है? एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन होते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? यहां लिख दे रहा हूं, इट इज अ रिवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। उल्टा है ये, ठीक है, उल्टा है। ये याद रखा जाएगा? यस, मेरे ख्याल से आप याद रख सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। अब मैं फॉर्मूला बना देता हूं, ध्यान से समझना। फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, चलिए अब देखिए। सबसे पहला
तो याद रखना सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप सम कर रहे हो, डेफिनेटली आप सम कर रहे हो। डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, तोड़ना, ठीक है, तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब था तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब था वही जो टूटे हुए पार्ट है उन्हें वापस जोड़ देना। इसलिए कई बार डिफरेंट इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है, सम। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो, जैसे यहाँ पे x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव लिया, nx n माइनस वन आया, तो nx n माइनस वन को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर n। ध्यान से समझना। अब मैं देखिए अब फंक्शन बनाऊंगा, देखिए क्या करूंगा, अब मैं फॉर्मूला बनाता हूं सबसे पहला। अब देखिए ध्यान से समझना इस चीज को। कौन बताएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था। फंक्शन बना रहा हूं, देखना फंक्शन बनाऊंगा, देखिए कैसे, मतलब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। कौन बताएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, 2x। अभी देखिए फॉर्मूला बनाए, आप ही बनाओगे फॉर्मूला, ध्यान देना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। समझ में आया क्या किया मैंने, पहले तो ये बताओ, एक चीज समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताते चलो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर, एक्स क्यूब। अरे होगा कि नहीं, मुझे लग नहीं रहा समझ में आ रहा है आप लोगों को, उल्टा है ना। 4x क्यूब, x4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, तो 4x क्यूब का इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन का साइन समझ में आया है, इंटीग्रेशन का साइन समझ में आ रहा है क्या है ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है। और इसी को ऐसे सोच लो, ऐसे जिस फंक्शन को आप देखिए, ये तो साइन है, ये हमेशा, ये पूरा को पूरा जो दिखाया है मैंने पूरा, ये पूरा साइन है। इसमें जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर जिसको आपको इंटीग्रेट करना है वो डालना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज समझ लेना। देखिए मैं हर बार वही कर रहा हूं, जैसे मैंने x4 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या है 4x क्यूब, अब मैं 4x क्यूब से वापस x4 लाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तो इसे डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, x4 आ जाएगा। कौन मुझे बताएगा मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान देना मैं कर क्या रहा हूं। मैं इसको देखें, यहां से देखिए, यहां पे ध्यान देना, ये जो 2x है इसको देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है, और इससे मुझे क्या लेके आना है, एक्स स्क्वायर लेके आना है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर लेके आना है, यानी कि x की पावर बढ़ानी है। तो x की एक पावर बढ़ाऊंगा कैसे, x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, हर बार यही करूंगा, एक पावर बढ़ा दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2x है, तो 2x से क्या लेके आना है, एक्स स्क्वायर लेके आना है, तो पहले x की पावर बढ़ाऊंगा, तो कितनी हो गई, x की पावर बढ़ाऊं कैसे, सीधा सीधा भी बढ़ा सकते हो, सीधा भी बढ़ा सकते हो, देखो क्या 1 है, सीधा क्या कर दो, ऐड कर दो, और ये जो 2 है ये हटाना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो। कुछ समझ में आया, एक पावर बढ़ा दो और साथ में जो मल्टीप्लाई है 2 उससे डिवाइड कर दो, आ गया आपका आंसर। नॉट अंडरस्टूड, चलिए फिर बताता हूं। देखिए क्या करना है, ये जो 2x है, क्योंकि आप 2x को क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, 2x को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो 2x की पावर क्या है, 1 है, ध्यान देना 2x की पावर 1 है, पहले x की पावर बढ़ाओ एक, तो 1 थी, एक बढ़ा देना, हमेशा करना है ये एटलीस्ट, जब भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे फंक्शन आते हैं ना,
तब वहां पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं फॉर्मूला बना रहा हूं आपको, फॉर्मूला अभी आप खुद बताओगे। तो मुझे क्या करना है, एक्स की पावर को एक बढ़ा देना है, बढ़ा दी, वन था, वन के साथ क्या कर दिया, वन ऐड कर दिया, और ये जो है ना, ये नीचे एज इट इज रख देना है, एज इट इज रख देना है। तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, ये टू टू उड़ गया, आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? वैसे ही थ्री एक्स स्क्वायर के साथ करो, देखो थ्री एक्स स्क्वायर, एक पावर बढ़ाओ, टू प्लस वन, एक पावर बढ़ा देना, और टू प्लस वन को नीचे लिख दो सीधो सीधा, टू प्लस वन थ्री, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, एक्स क्यूब। यहां पे कर दो, देखो फोर एक्स क्यूब है, फोर एक्स क्यूब, एक पावर बढ़ाओ और उसको एज इट इज लिख दो, थ्री प्लस वन, ये थ्री प्लस वन फोर, कैंसिल आउट, क्या रहा है, एक्स प्लस फोर। कुछ आया समझ में मैंने क्या कर रहा हूं, मैं हर बार क्या कर रहा हूं, मैं एक पावर बढ़ा दे रहा हूं, जैसे एक्स रेस टू पावर एन है, तो एन की एन में एक ऐड कर दिया, वन ऐड कर दिया, और एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो आपका अपने आप वो फंक्शन वापस आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं, इफ y is equal to xn is a function, then its integration, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन होगा, ये ध्यान देना, ये। अच्छा क्या करूंगा, ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, क्या किया था मैंने, n की एक पावर बढ़ाई थी, और जो n प्लस वन था उससे डिवाइड कर दिया था। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में, फॉर्मूला बना कि नहीं आया? ये फॉर्मूला है, देखिए, एक पावर बढ़ाई, एक्स की पावर n थी ना, तो एक पावर बढ़ाई, n प्लस वन होगी, और n प्लस वन से डिवाइड कर दिया, बस हो गया मेरा काम, ये फॉर्मूला बन गया। प्लस एक कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा आता है इसमें, ध्यान देना, हमेशा कांस्टेंट इज एवरीवेयर, ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा ऐड करना है, ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है मैं बता दूंगा अभी, ऐसा क्यों होता है, हमेशा कांस्टेंट ऐड करना है। सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो ये हमेशा ऐड करना है आपको। इसकी वैल्यू नहीं पता होगी, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इट कैन हैव एनी वैल्यू। अब क्योंकि सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट्स व्हाई this integration is called indefinite integration. ये इनडेफिनेट होता है, इनडेफिनेट मतलब जिसका, क्योंकि सी के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा आप बोलोगे कि सर सी क्यों, देखिए अब ध्यान देना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कौन मुझे बताएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर का क्या होगा, बताएगा कोई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी पता चल जाएगा आपको, टू एक्स, तो टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना? चलिए वैसे ही बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो गया, टू का जीरो, तो टू एक्स आ गया, तो टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू। वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स, टू एक्स का वापस इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन टू एक्स,
एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स क्यूब प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 2x। तो एक्स स्क्वायर के साथ जब भी कोई एक नंबर आप ऐड करते हो, ध्यान से समझना, कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 2x ही आ रहा है हर बार। बट 2x के इंटीग्रेशन कितने आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी आ सकता है, कितने भी इंटीग्रेशन आ सकते हैं। इसलिए सी ऐड करना पड़ता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? इसलिए ये जो सी है ये पता लगाना होता है, ध्यान देना। ये मैथ्स की प्रॉब्लम हो गई, फिर अब छोड़ दो, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं बताते रहूंगा, ठीक है। तो ये जो सी है ये पता लगाना पड़ता है, और क्योंकि सी पता नहीं होता है इसलिए क्या बोलते हैं इसे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट है, सी पता ही नहीं है क्या है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन, याद रखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बट ये ध्यान देना, ये फॉर्मूला सिर्फ एक जगह नहीं चलता, नॉट एप्लीकेबल। ये सारे एन की वैल्यू के लिए चलेगा, सारी एन की वैल्यू, सारी रियल नंबर, सारी रियल वैल्यूज के लिए, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इक्वल टू -1। -1 के लिए नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बताऊंगा, अभी ध्यान देना, अभी बताऊंगा, ठीक है। ये हर वैल्यू के लिए चल जाएगा, बाकी सब के लिए चलेगा, बट n इक्वल टू -1 के लिए नहीं चलता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं करिए एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्यूब है ना, एक पावर बढ़ा दो, और जो पावर बढ़ाई थी 3+1 था, 3+1 से डिवाइड कर दो, प्लस एक कांस्टेंट, क्या आ गया आंसर, x4/4 प्लस सी। आया समझ में? आया ना समझ में? कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है, कुछ भी नहीं है, सीधा आप। अब आप बोलोगे कि सर क्या इसका डिफरेंशिएशन करने पे एक्स क्यूब आ जाएगा, करके देख लो, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो। अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो देखिए क्या होगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करूं इसको, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, देखिए 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x4 का क्या होगा, 4x³ और कांस्टेंट का कितना होगा 0, 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया x³ + 0, आ गया x³। देखिए तो ध्यान देना, x³ का इंटीग्रेशन है ये है इंटीग्रेशन, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन है x³। उल्टे फंक्शन होते हैं ये एक दूसरे के, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, उल्टे फंक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए फॉर्मूला ही है, अब तो फॉर्मूला है, आप तो अप्लाई कर लो। देखो ध्यान दो, एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे पूछूं एक्स रेज टू पावर हाफ dx का बताओ क्या होगा। बस 1 के लिए याद रखना, 1 अगर आ गया, -1 आ गया कहीं पे, x की पावर -1, तो n-1 के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान देना। बाकी सबके लिए अप्लाई करते जाओ। बताइए क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर हाफ, एक पावर ऐड करो और हाफ +1 से डिवाइड करो, प्लस एक कांस्टेंट, क्या है आंसर, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। आया? मेरे ख्याल से आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कुछ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। एक्स रेज टू पावर -12 dx, आगे मैं 5 लगा दे रहा हूं।
अच्छा, क्योंकि 5f कांस्टेंट है तो ध्यान देना कांस्टेंट की हमेशा ये प्रोसेस रहता है कि कांस्टेंट बाहर आ सकता है इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के बाहर आ सकता था, वैसे इंटीग्रेशन के भी बाहर आ सकता है। बाहर ले लो। बताइए क्या होगा, अप्लाई करिए। x 5 ऐसे ही है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x रेज टू पावर क्या आएगा, -12 +1। ध्यान देना -1 नहीं करना है। -1 कहाँ होता था, एक पावर घटाते कब थे, जब आप डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है ना, ध्यान देना। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमेशा पावर बढ़ाई जाती है। नीचे क्या आएगा, -12 +1। ये चीज समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? ऊपर आएगा -12 +1। -12 +1 होता है हाफ। ठीक है, एलसीएम लेके करके देख लेना, ये 2 ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10x² + हाफ, x⁻½ प्लस सी हर बार सी लगाना। आ गया समझ में कि नहीं आया? अब देखिए इसका, देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, कौन मुझे ऐसे ही बता देगा इसका आंसर क्या आना चाहिए था? बताएगा कोई इसका आंसर क्या आना चाहिए? अरे ये किसका डिफरेंशिएशन था? ये n(x⁻n-1) किसका डेरिवेटिव था? x⁻n का। तो अगर इसे इंटीग्रेट करूं तो x⁻n आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। तो देखिए आएगा, n तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। ठीक है, x n-1 एक पावर ऐड करो और जो पावर है उससे डिवाइड कर दो। देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 1 1 कैंसिल आउट हुआ, ये 1 1 कैंसिल आउट हुआ। आंसर आया n xn/n + c। ये n उड़ गया, आंसर आ गया x⁻n + c। आ गया समझ में? आ गया ना, देखिए x⁻n आ गया ना वापस। ठीक है, तो उल्टे हैं ये, एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं 2 3 टेबल बता देता हूँ, आप समझ जाना। मेरे ख्याल से आप सारे फॉर्मूले आप बता पाओगे, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। फॉर्मूले बता रहा हूँ सारे के सारे, ध्यान से समझना। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है xn+1/n+1। ये होता है, डेफिनेटली होता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैं जितने मैंने फंक्शंस बताए उन सब का मैं डेरिवेटिव पहले लिखूंगा, फिर उन डेरिवेटिव को जो मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वापस जो है वही फंक्शन आ जाएंगे, तो आप सारे फॉर्मूले बता पाओगे। ध्यान देना, पहला आ गया, पहला आ गया, ध्यान देना, पहला आया चलिए पहले आप डेरिवेटिव बताओगे इसका, कौन बताएगा डेरिवेटिव क्या होगा इसका? cos x, बहुत बढ़िया। तो cos x को अगर इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आएगा? अगर cos x को इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा, sin x आएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो इससे पता चला कि अगर मैं cos x का आपसे इंटीग्रेशन पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? sin x, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए आपने दूसरा फॉर्मूला बताया, कहीं कहीं पे भी cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को।
cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ध्यान देना, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ये पता चला इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, इस चीज से पता चला मुझे, ठीक है। चलिए अब बताइए, ध्यान से समझना। सेकंड, cos x का इंटीग्रेशन बताओ, डिफरेंशिएशन सॉरी, पहले डेरिवेटिव बताओ। सारे फॉर्मूले बता दोगे अब आप, कुछ नहीं है तो। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x डेफिनेटली होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बना, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझना इस चीज को। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है cos x। तो आप बोलोगे सर हमें माइनस साइन एक्स का चाहिए नहीं, हमें तो साइन एक्स का बताओ आप। तो साइन एक्स का क्या होगा, ध्यान देना, साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का होगा माइनस से दोनों तरफ इंटू कर दो, क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स था, बट साइन एक्स का चाहिए होता है हमें तो माइनस से दोनों तरफ इंटू कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कॉस एक्स का, ध्यान से समझना इस चीज को, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। वैसे ही कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, बट इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है। दो फंक्शन और बता देता हूं, एटलीस्ट साइन एक्स कॉस एक्स का याद रखो बस, और कुछ नहीं है। वैसे ई रेस टू पावर एक्स का, अब ये बहुत इजी है, क्या होगा देखिए, डेरिवेटिव क्या होता, ई रेस टू पावर एक्स। तो ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू पावर एक्स ही होगा डेफिनेटली। तो ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया। लॉग का देखिए, अब लॉग का बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या था डेरिवेटिव, 1/x, बहुत बढ़िया। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, ठीक है। तो याद रखना 1/x का इंटीग्रेशन, इसी को ऐसे लिख देते हैं। अब याद करो, x रेस टू पावर n में मैंने क्या बोला था, n इक्वल टू -1 के लिए फॉर्मूला नहीं चलता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला x रेस टू पावर -1 के लिए नहीं चलता, क्योंकि x रेस टू पावर -1 के लिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 1/x। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए -1 के लिए नहीं चलता है। -1 के लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा, क्या होना चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन, log x। आ गया समझ में कि नहीं आया। यस, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो याद रखना 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। गलती से भी x को ऊपर ले जाके ये फॉर्मूला मत लगा देना, कहीं ये लगा दिया, आपने बोलोगे कि सर ये लगा देते हैं, एक पावर बढ़ा दो, क्या प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। -1 + 1 और इससे डिवाइड किया, नीचे क्या आ गया देखो, ऊपर तो क्या आया, x रेज टू पावर 0 दैट इज 1, और नीचे से आया 0, 1/0 कितना होता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, इनफाइनाइट ना, 0 नहीं आता, 0 नहीं आता, इनफाइनाइट, इनडिफाइन होता है, ये डिफाइन ही नहीं है, इट इज नॉट डिफाइन, ठीक है ना, इट इज इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं।
तो इसलिए गलती हो जाती है, ठीक है ना। बेटर ये है, याद रखो इस तरीके से 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। इसलिए मैंने इस इन तरीकों से समझाया ताकि बच्चों को ना इससे ज्यादा समझ में आता है। डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। समझ लो इस चीज को कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन मैक्सिमम आता है। वैसे इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफरेंशिएशन के मुकाबले में इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन यार ये तो बच्चे वाले हैं, कुछ भी नहीं है। मैं कोई जेई लेवल की मैथ्स थोड़ा करवा रहा हूँ, तो बच्चों वाला है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है। मेरे ख्याल से आज आपको समझ में आया होगा कि क्या है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के सारे रूल बता दिए। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है। इंटीग्रेशन आप 12th में करोगे, लेकिन हाँ फिजिक्स के लेवल का इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। अगली क्लास में थोड़ा सा और आधे घंटे में जो है मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दूंगा। इसमें कोई प्रोडक्ट रूल होता है, इसमें प्रोडक्ट रूल होता है, लेकिन प्रोडक्ट रूल यूज नहीं होता, छोड़ दो उसे, जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। मैक्सिमम काम ना हमारा किस में हो जाता है बता देता हूँ। मैक्सिमम काम हमारा इस फॉर्मूले में हो जाता है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में मेरा काम चल जाता है। मैक्सिमम काम, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम, ठीक है, इसमें चल जाएगा। और साइन एक्स कॉस एक्स, बस साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको दोनों ही आना चाहिए, और एक्स रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर इतना आ जाता है मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो फिजिक्स में क्या होगा, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, ठीक है, थैंक यू। मैं एक शीट भेज देता हूँ, शीट भेजता हूँ, आप प्लीज सॉल्व कीजिए उसे। उसमें सम होंगे, ठीक है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए आज उसे। चलिए, थैंक यू।